हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, मैं जुड़ गया हूं आपके सेशन के साथ और आज हम लोग बिहार के डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को यहां पर करने वाले हैं। तो आप लोग इस सेशन में ज़रूर ज्वाइन करना एंड भाई मेरे सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर को सेशन कर दीजिए। तो चलिए एक बार आप लोग फटाफट मेरे सेशन को शेयर कर दीजिए और क्या कहते हैं, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अब जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि अब आपका TRE 4 भाई वो आने ही वाला है। तो TRE 4 की अब प्रिपरेशन आप लोगों को तेज़ कर देनी है। और आज जो है मैं आपके लिए एक शॉर्ट मॉक टेस्ट लेकर के आया हुआ हूँ। शॉर्ट सा मॉक टेस्ट होगा जिसमें आपको अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग अपना लेवल इसमें चेक कर सकते हो कि आपका लेवल क्या है। अभी मैं जीके जीएस के अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन यहाँ पर कराऊंगा और आप लोग इसमें देखो कि आपके कितने मार्क्स स्कोर होते हैं। और इस में सभी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल डिस्कशन भी करा ही देता चलूँगा अभी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त का थक्का। तो भाई शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है। तो रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है ये पूछ रखा है आपसे, बता दो किससे जमता है रक्त का थक्का शरीर में। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन सी। तो भाई रक्त का थक्का जमने में जो है विटामिन के जो है, विटामिन के ये रेस्पॉन्सिबल होता है रक्त का थक्का जमने में। ठीक है, और विटामिन के का जो है केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन। क्या है, तो फाइलोक्विनोन, क्विनोन, फाइलोक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। विटामिन डी का केमिकल नेम अगर पूछ ले तो कैल्सीफेरोल याद रख लीजिएगा, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी कैल्सीफेरोल याद रख लेना है आप लोगों को, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का जो है भाई टोकोफेरोल याद रख लीजिएगा। विटामिन ई का क्या, तो टोकोफेरोल, विटामिन ई का टोकोफेरोल। एंड भाई विटामिन सी अगर पूछ ले तो एस्कोर्बिक एसिड, विटामिन सी एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन डी सी क्या, तो एस्कॉर्बिक एसिड। और जितने भी खट्टे फल हैं, साइट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं, खट्टे फल जितने भी आते हैं वो विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो जितने भी खट्टे फल आते हैं साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, सभी विटामिन सी के बेस्ट सोर्स हो जाते हैं, याद रख लेना। जैसे कि नींबू याद रख सकते हो आप लोग, संतरा याद रख सकते हो, कीवी याद रख सकते हो, ये सभी क्या है, तो विटामिन सी का अच्छा सोर्स है, याद रखना है आपको। टोकोफेरोल जो विटामिन ई होता है इसका जो सोर्स होता है वो हो जाता है आप लोग मक्खन, याद रख सकते हो, मक्खन, मक्खन, घी, ये सभी क्या है, तो विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। और विटामिन ई के वजह से जो है ना, विटामिन ई की वजह से जो है नर बाध्यता होता है, स्टेरिलिटी जिसे कहते हो, नर बाध्यता मतलब कि जो आपको बेबी होने में प्रॉब्लम होगा और जो मदर है वो बेबी कंसीव नहीं कर सकेगी जल्दी। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो है नर बाध्यता जो होता है, स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है पुरुषों में, इस वजह से आपका बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो विटामिन ई की कमी से नर बाध्यता हो जाता है, याद रख लीजिएगा इस बात को। ठीक है, विटामिन डी कैल्सीफेरोल भाई इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स, रिकेट्स याद रख लेना। और एक याद रख लेना ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया याद रख लेना है आपको। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया आपको विटामिन डी की कमी से याद रख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, फल का स्वाद मीठा किस कारण होता है। तो फल का स्वाद मीठा पूछ रखा है आपसे। तो फल में जो मीठा होता है, स्वीटनेस होता है, वो राइबोज की वजह से तो नहीं, ये फ्रुक्टोज की वजह से होता है। फल जो मीठा होता है, फल का स्वाद जो मीठा होता है वो फ्रुक्टोज की वजह से होता है, फ्रुक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज की वजह से फल मीठा होता है। अगर भाई शहद की बात कर ले, हनी की, तो हनी में भी जो है आपका फ्रक्टोज पाया जाता है। और हनी तो मेरा भाई, ये तो मेरा हनी जो है मेरा फेवरेट है, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ हनी। ठीक है, तो हनी मेरा भी फेवरेट है और आपका भाई क्या है पता नहीं, बट मेरा फेवरेट है, सबसे फेवरेट है मेरा हनी। ठीक है, हनी मेरे लिए सबसे फेव है। और फ्रक्टोज जो है इसमें जो है आपका शहद हनी में जो है फ्रक्टोज, और फल में जो है फ्रक्टोज पाया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। जब सोडा पानी की एक बोतल खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से याद रख लेना कि जब भी सोडा पानी का बोतल खोलोगे या फिर कोल्ड ड्रिंक का बोतल खोलते हो भाई, तो उससे एक गैस निकलती है। तो वो गैस क्या है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, CO2 है। जब भी आप लोग जो है ठंडा जो कोल्ड ड्रिंक आप लोग पीते हो, अगर उसका जो है ढक्कन खोला जाता है तो अंदर से एक गैस निकलता है। कोका कोला खोलते होगे या फिर स्प्राइट खोलते हो तो अंदर से जो है गैस निकलता है, वो गैस क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ठीक है,
तो इसमें पूछा है जिसमें फीज उत्पन्न होती है इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, घटते तापमान पर घुलनशीलता में कमी, बढ़ते तापमान पर घुलनशीलता में कमी, या घटते दाब पर घुलनशीलता में कमी। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन आपको क्या याद रख लेना है, तो करेक्ट याद रख लीजिएगा कि घटते दाब पर घुलनशीलता में कमी। ठीक है, घटते दाब पर घुलनशीलता में क्या होता है, तो कमी याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके डायस का माप होता है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान किसके माप होता है, बता दो। आयतन का नहीं भाई, घनत्व का नहीं, जड़त्व जिसे इनर्शिया कहते हो, इनर्शिया, इनर्शिया यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके जड़त्व का माप होता है, इनर्शिया का माप होता है, इसको याद रखिएगा। तरंग वेग का मात्रक है, तो तरंग वेग का मात्रक क्या है बता दीजिए आप लोग। सेकेंड है, हर्ट्ज है, या मीटर सेकेंड है, मीटर प्रति सेकेंड है, क्या है बताओ तो आप लोग। तरंग का जो एसआई मात्रक पूछ रखा है आपसे, तरंग का एसआई मात्रक मतलब तरंग मतलब तरंग वेग मतलब समझ रहे हो भाई, वेव वेलोसिटी की यहाँ पे बात करी गई है, वेव वेलोसिटी का बात करा गया है। तो वेव वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है बता दो आप लोग। तो भाई मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, इसको याद रख लीजिएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर हर्ट्ज पूछ ले तो हर्ट्ज जो है भाई ये एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्या है, तो एसआई यूनिट ऑफ क्या है, तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज, आपका याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगर भाई सेकेंड की बात करी जाए तो ये टाइम का एसआई यूनिट है, सेकेंड जो है ये टाइम का एसआई यूनिट है सेकेंड, इसको भी ध्यान में रख लेना है आप लोगों को, और एसआई यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वह उपकरण जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन सा करता है, ये पूछ रखा है आपसे। ठीक है, कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो कौन सा, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट करता है, तो नहीं भाई, इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो नहीं भाई, सौर सेल, तो सौर सेल जो है, सोलर सेल जो है ये कन्वर्ट करता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, अगर आपसे बात करिए जाए इलेक्ट्रिक मोटर की, तो ये जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक मोटर, इसको ध्यान में ज़रूर रख लेना है आप लोगों को। फील पाँव डायस के कारण होता है, तो फील पाँव जो एक डिजीज है भाई वो फलेरिया कृमि के कारण होता है, चपटा कृमि, फीता कृमि कोई नहीं। तो भाई ये जो होता है फलेरियल वॉर्म्स जो होते हैं, फलेरिया कृमि जो होते हैं, फलेरियल वॉर्म्स, उसके वजह से आपका फील पाँव होता है, जिसे आप लोग इंग्लिश में जो है एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है, एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव। ठीक है, हाथी पाँव, आपसे फील पाँव दे देगा या फिर हाथी पाँव दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो हाथी पाँव एलिफेंटियासिस जो होता है वो फाइलेरिया कृमि की वजह से होता है भाई, फाइलेरिया कृमि की वजह से होता है, वॉर्म से होने वाला एक डिजीज है, वॉर्म से होने वाला एक डिजीज है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और जो है ये एक मॉस्क्यूटो के वजह से भी मॉस्क्यूटो के काटने की वजह से भी होता है, इसको भी मॉस्क्यूटो के काटने की वजह से भी होता है। और कौन सा मॉस्क्यूटो, तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो के काटने की वजह से भी जो है आपका हाथी पाँव हो सकता है। ठीक है, इसको याद रख लेना है। यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्राव होता है, तो देखो अगर रक्त में जो है ब्लड में आपका जो है वो शुगर बढ़ गया है तो फिर किस हार्मोन का यहाँ पर आपका इंक्रीज हो, कौन सा हार्मोन बढ़ेगा, तो थायराइड, तो थायराइड नहीं भाई, इंसुलिन हार्मोन रिलीज होने लगता है। जब भी आपके ब्लड में ब्लड शुगर बढ़ जाएगा तो इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, और ये इंसुलिन हार्मोन जो रिलीज होता है ये बीटा सेल से रिलीज करा जाता है, बीटा सेल से रिलीज करा जाता है इंसुलिन हार्मोन। कहाँ का बीटा सेल भाई, तो पेनक्रियाज के बीटा सेल से, पेनक्रियाज के बीटा सेल से जो है इंसुलिन हार्मोन रिलीज करा जाता है, जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखो टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, या फिर मेल सेक्स हार्मोन आप याद रख लेना। मेल का जो है सेक्स हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन है, मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और थायराइड की अगर बात करी जाए भाई तो थायराइड जो है आपके थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, किससे, तो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट करता है थायराइड।
थायरॉक्सिन ग्रंथि, ठीक है। तो थायरॉक्सिन जो एक वो आपका हार्मोन होता है वो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, इसको भी याद रख लीजिएगा आप लोग। मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो भाई देखो, जो मानव आंख की रेटिना पर पूछा है ना, जो आई के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, वो कैसा होगा? आभासी और सीधा नहीं, वास्तविक और उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड होता है, याद रख लीजिएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किस में नहीं करते हो आप लोग बता दो, तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किस में नहीं करते हो? कागज उद्योग में। तो भाई कागज उद्योग में ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र आप लोग याद रख लेना, CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सी डाइक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी डाइक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर का क्या है सूत्र? कैल्शियम ऑक्सी डाइक्लोराइड। और ये इस्तेमाल कहाँ पर नहीं होता है? कागज उद्योग में। तो भाई कागज उद्योग में इसका तो उपयोग नहीं होता है। जल को कीटाणु रहित करने में, तो जल को कीटाणु रहित करने में जो है ब्लीचिंग पाउडर का यूज करा जाता है, याद रख लीजिएगा। जल को कीटाणु रहित बनाने में जो है ये आप लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, याद रखिएगा। खाद्य चीजों में परिरक्षक के रूप में, तो भाई एज प्रिजर्वेटिव इन फूड, तो नहीं, प्रिजर्वेटिव और फूड में भी यूज नहीं करा जाता है आपके ब्लीचिंग पाउडर का। तो यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक, ए और सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा आपका, ए और सी। एक तरल के क्वथनांक को डैश से बढ़ाया जा सकता है। तो भाई यहाँ पर क्या पूछा है कि आपका जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ा सकते हो ये पूछा है, ठीक है। एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट का कैसे आप बढ़ा सकते हो? दाब कम करके, दाब बढ़ाकर, वजन बढ़ाकर, कोई नहीं। तो भाई दाब बढ़ाकर जो है आप एक लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा सकते हैं, दाब को बढ़ाकर, ठीक है, याद कर लीजिएगा। प्रेशर बढ़ाकर आप जो है एक लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा सकते हैं। निम्न में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षण के रूप में नहीं किया जा सकता है? तो फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में भाई किसका उपयोग नहीं करा जा सकता है, ये पूछ रखा है। इस एस्पार्टम, टेबल सोल्ट, सोडियम बेंजोएट, कोई नहीं। तो देखो टेबल सोल्ट का तो यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट का भी यूज करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में, लेकिन स्पार्टम जो है भाई उसका यूज नहीं करा जाता है फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में, ठीक ना, इसको ध्यान में रख लेना है आप लोगों को। नेक्स्ट, भारत में मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्षता कौन करता है, ये पूछ रखा है ना आपसे, तो बताओ आप लोग कौन करता है? रिजर्व बैंक के गवर्नर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर। तो भाई देखो भारत में मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता जो वो करता है वो रिजर्व बैंक का एक गवर्नर करता है, ठीक है, रिजर्व बैंक का गवर्नर करता है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? तो सरहुल जो है भाई ये असम का है तो नहीं, सिक्किम का है तो नहीं, सरहुल जो है ये झारखंड का एक प्रसिद्ध फेमस आदिवासी नृत्य है, ट्राइबल फेस्टिवल है, जो ये एक ट्राइबल डांस है भाई, ट्राइबल फेस्टिवल डांस है झारखंड का, ठीक है। सरहुल याद रख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम हिंदी लेखक, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम हिंदी लेखक पूछा है ना आपसे, और मैंने ये आपसे भाई ये क्वेश्चन आपसे मैंने डील कर भी रखा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? महादेवी वर्मा तो नहीं, सुमित्रा नंदन, तो भाई सुमित्रा नंदन पंत यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के क्षेत्र में जो है पहला सुमित्रा नंदन पंत है, इसको जरूर याद रख लीजिएगा आप लोग। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो बताओ पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, बताना है आप लोगों को, बताइए, मैं 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ध्रुव पर सबसे कम होता है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर बढ़ता है, तो बता दीजिए क्या होता है। तो भाई पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या पूछ रखा है? पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होगा, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होगा, भूमध्य रेखा पर सबसे कम, इक्वेटर पे भाई सबसे कम होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मानव कोशिका के कोशिका चक्र की अनुमानित अवधि होती है, बताओ आप लोग, बताओ आप लोग, 24 आवर्स, 6 आवर्स, 1 आवर्स, कोई नहीं। तो मानव कोशिका के कोशिका चक्र की अनुमानित अवधि, तो भाई ये 24 आवर्स होता है आपका, कितना? तो 24 आवर्स, ध्यान में रख लीजिएगा। हुमायूं नामा की लेखिका गुलबदन बेगम कौन थी? तो हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूं नामा। कौन थी ये हुमायूं नामा को जो लिखी थी गुलबदन बेगम, ये कौन थी, ये पूछ रखा है। हुमायूं की पत्नी तो नहीं भाई, हुमायूं की बेटी नहीं, हुमायूं की जो है ये बहन थी गुलबदन बेगम, जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा था।
गांधी जी ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो देखो, गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन का अध्यक्षता करा था, एकमात्र अधिवेशन का गांधी जी ने अध्यक्षता करा था। वो 1922 का गया नहीं था, 1923 का दिल्ली नहीं था, 1924 के बेलग्राम अधिवेशन का इन्होंने अध्यक्षता करा था। 1924 के बेलग्राम अधिवेशन का इन्होंने एक बार अध्यक्षता किया था गांधी जी ने। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए गांधी जी को, किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए, तो याद रख लीजिएगा 1901 का कलकत्ता अधिवेशन, 1901 का कोलकाता अधिवेशन, 1901 का कोलकाता अधिवेशन, जिसमें गांधी जी पहली बार भाग लिए। और इसमें जो अध्यक्षता कर रहे थे वो दिनसा एडल्फी वाचा कर रहे थे। कौन? तो दिनसा एडल्फी वाचा, याद रख लीजिएगा, दिनसा एडल्फी वाचा। ठीक है, तो ये अध्यक्षता कर रहे थे कलकत्ता अधिवेशन का 1901 में, और गांधी जी इसी समय जो है पहली बार जो है भाग लिए थे अधिवेशन में। ठीक है, ध्यान में इतना रख लेना है। और किसका अध्यक्षता किए हैं? तो 1924 बेलग्राम अधिवेशन का अध्यक्षता किए हैं। ठीक है, 1922 के गया अधिवेशन से याद रख लीजिएगा भाई, स्वराज पार्टी बनेगा, ये डिसीजन यहीं पर हुआ था। स्वराज पार्टी के गठन का डिसीजन जो है 1922 के गया अधिवेशन में ही हुआ था। और ये स्वराज पार्टी जाकर के 1 जनवरी 1923 में, 1 जनवरी 1923 में जो है इलाहाबाद में बनाया गया था, इलाहाबाद में बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, याद रख लेना है आप लोगों को। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल एलोवेरा की गुफा, एलोवेरा की गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? तो भाई एलोवेरा की गुफा किस पहाड़ी में स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बता दीजिए आप लोग, एलोवेरा की गुफा किस पहाड़ी में स्थित है, जल्दी बताइए आप लोग, बताओ भाई। चरनाद्री पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, हार्सली पहाड़ी, कोई नहीं। तो भाई ये जो एलोरा की गुफा है ये सिचुएटेड कहाँ है, पहले यही याद रख लेना, ये है आपके औरंगाबाद में। कहाँ? औरंगाबाद में। एलोरा की गुफा कहाँ सिचुएटेड है? तो औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है आपका औरंगाबाद। किस पहाड़ी में? तो चरनाद्री की पहाड़ी में स्थित है, चरनाद्री की पहाड़ी, याद रखना है। लाल किले का मुख्य वास्तुकार, तो बताओ आप लोग कि लाल किला जो रेड फोर्ट है भाई दिल्ली में, उसका मुख्य वास्तुकार कौन था? दिल्ली में जो रेड फोर्ट है उसका मुख्य वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। तो बिल्कुल करेक्ट यही है, उस्ताद अहमद लाहौरी जो है इसके मुख्य वास्तुकार थे। आपसे पूछ लेगा कि लाल किला आखिर बनवाया किसने था? तो भाई लाल किला को बनवाया किसने था? तो शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने स्टार्ट करा था बनवाना, शाहजहां ने लाल किला को बनवाया था। और कब? तो 12 मई 1638, 12 मई 1638 में लाल किला का जो इन्होंने बनवाना स्टार्ट कराया था शाहजहां ने। ठीक है, इसके जो आपके वास्तुकार थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया? तो बेसिन की संधि अगर पूछ ले आपसे कि बेसिन की संधि, तो भाई ये रघुनाथ राव के द्वारा नहीं, नारायण राव ने हस्ताक्षर किया नहीं, बाजीराव द्वितीय ने इस पर साइन करा था। बेसिन की संधि किससे जुड़ा हुआ है? तो बाजीराव द्वितीय से जुड़ा हुआ है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, और ये कब समझौता हुआ था बशीन की संधि का? तो दिसंबर 1802, याद रख लीजिएगा, दिसंबर 1802 में जो है बशीन की संधि पर जो है साइन हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, तो भारतीय क्रांति की जननी किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है, बताइए आप लोग। तो भाई सरोजनी नायडू तो नहीं, सरोजनी नायडू तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। एनी बेसेंट पूछ ले तो एनी बेसेंट भी नहीं, ये क्या थी? कांग्रेस की फर्स्ट महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। और सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। भिखाजी कामा जो है भाई भारतीय क्रांति की जननी कही जाती है, या भारतीय क्रांति की मां कही जाती है, भिखाजी कामा। ठीक है, इन्होंने जो है विदेशी धरती पर पहली बार झंडा फहराया था 1907 में, विदेशी धरती पर पहली बार भारतीय झंडा फहराया 1907 में। और कहां पर? तो स्टुटगार्ड में, स्टुटगार्ड में फहराया था। स्टुटगार्ड कहां भाई? तो जर्मनी। ठीक है, स्टुटगार्ड जर्मनी में पहली बार विदेशी धरती पर झंडा फहराया 1907 में मैडम भिखाजी कामा ने। ठीक है, और इन्हें जो है भारतीय क्रांति की मां या जननी भी कहा जाता है। मगध की राजधानी थी, बताओ आप लोग कि मगध की राजधानी कहाँ थी भाई, बता दीजिए आप लोग, मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगृह, कंपा, वैशाली, कोई नहीं। तो मगध की राजधानी कहाँ थी बताइए तो आप लोग।
तो ये मगध की जो राजधानी है वो कहाँ पर है, राजगृह, याद रख लीजिएगा, राजगृह। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि अब आगे आप लोगों को देखना चाहिए कि अच्छा यहाँ पर क्या दे रखा है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई। ठीक है, अब बताइए आप लोग कौन सी घटना। लखनऊ समझौता, तो लखनऊ समझौता हुआ कब था बताइए आप लोग पहले। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था वो दिसंबर 1916 में हुआ था। कब, तो दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता तो 5 मार्च 1931 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रखा है कि क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन कब, तो मार्च 1942 में हुआ था क्रिप्स मिशन। ठीक है, मार्च 1942। अब क्या पूछा है आपसे, कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई, बता दीजिए, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई, तो ये जो आपका लखनऊ समझौता है दिसंबर 1916 में, यही तो सबसे पहले घटित हुआ था, लखनऊ समझौता। तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग, मैंने यहाँ पर आपको सारा ऑप्शन भी यहाँ पे बता दिया क्या डेट के साथ। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है और मैंने यहाँ पर आपको कितने 26 से 27 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कराए हैं आपको। तो आप लोग इसमें से देख लो कि आप लोगों ने कितना स्कोर करा है, और यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल डिस्कशन भी दे रखा है, उसे भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।